नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान केंद्र की, नालंदा विश्वविद्यालय। इसने दुनिया भर के विद्वानों को अपनी ओर खींचा था। हमारे पास नालंदा, ज्ञान का प्राचीन गौरव, लेख के कुछ अंश हैं और आज हम इसी के जरिए नालंदा के उस शानदार इतिहास को समझेंगे, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और हाँ, उसका दुखद अंत भी, और उसकी विरासत पर भी बात करेंगे। जी, सोचिए, ये शायद दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। बिल्कुल। इसकी शुरुआत जैसा आपने कहा गुप्त वंश के समय हुई, कुमारगुप्त प्रथम ने, लगभग 450 ईस्वी में। हाँ, और बाद में भी तो राजाओं ने इसमें योगदान दिया है ना, जैसे हर्षवर्धन। जी हाँ, हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी। उन्होंने इसे और भव्य बनाया। और ये सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं था। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि फारस और तुर्की जैसे देशों से भी छात्र आते थे। विद्वान आते थे। 10,000 से ज्यादा। हाँ, 10,000 से ज्यादा छात्र और शिक्षक, एक बहुत बड़ा समुदाय था। और पढ़ाते क्या थे? बौद्ध धर्म तो था ही प्रमुख। बौद्ध धर्म तो था ही, खासकर महायान शाखा, वो जिसमें बुद्ध को एक तरह से दिव्य उद्धारक मानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ था। चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, कई विषय थे। और वो पुस्तकालय, धर्मगंज, क्या कमाल की जगह रही होगी। हाँ, धर्म का खजाना। 9 मंजिला इमारत थी, कहते हैं। 9 मंजिला, और किताबें? 3 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां और ग्रंथ। सोचिए कितना ज्ञान रहा होगा वहां। आर्यभट्ट जैसे विद्वान भी तो वहीं से जुड़े थे, शून्य वाले आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट का संबंध भी नालंदा से जोड़ा जाता है। हालांकि वो शायद वहाँ कुलपति थे, ये पक्का नहीं, पर जुड़े जरूर थे। और वो चीनी यात्री ह्वेनसांग, उन्होंने तो यहाँ सालों गुजारे। हाँ, वेनसांग ने तो बहुत विस्तार से लिखा है नालंदा के बारे में। बिल्कुल, उनके लिखे से ही हमें पता चलता है कि नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल हब था, जहाँ अलग-अलग संस्कृतियाँ, अलग-अलग विचार मिलते थे। एक अद्भुत संगम था वो। लेकिन फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका अंत बड़ा दुखद रहा। हाँ, दुखद तो था। वैसे पहले भी हमले हुए थे। हूणों ने हमला किया था, बंगाल के गौड़ शासकों ने भी। लेकिन तब तो उसे फिर से बना दिया गया था। जी, उसे फिर से ठीक कर दिया गया था। लेकिन जो सबसे भयानक हमला हुआ, वो था बख्तियार खिलजी का। तुर्की से अटक थी। कब हुआ ये? ये हुआ 1193 ईस्वी के आसपास। उसने तो लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया विश्वविद्यालय को। हजारों विद्वान, भिक्षु, उनकी हत्या कर दी गई और वो लाइब्रेरी, धर्मगंज, उसमें आग लगा दी। ओह, कहते हैं महीनों तक जलती रही वो आग। हाँ, यही कहा जाता है। इतनी पांडुलिपियां थीं कि आग महीनों तक नहीं बुझी। कितना कुछ खो गया होगा उसमें। लेकिन क्यों? खिलजी ने ऐसा क्यों किया? कोई खास वजह? देखिए, कुछ कहानियां हैं ऐतिहासिक वृत्तांतों में। पक्का कहना मुश्किल है। एक तो ये कि वो नालंदा की जो बौद्धिक प्रतिष्ठा थी, दुनिया भर में नाम था, उससे जलता था। अच्छा। और एक कहानी ये भी है कि वो बीमार पड़ा, उसके अपने हकीम ठीक नहीं कर पाए, फिर नालंदा के एक आचार्य राहुल श्रीभद्र, उन्होंने उसे ठीक कर दिया। तो इससे वो चिढ़ गया कि मतलब काफिरों ने उसे ठीक कर दिया। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये कहानी अगर सच है तो ये दिखाती है कि कैसे ज्ञान और समझ जो है वो कभी-कभी सत्ता को असहज कर देती है, चुनौती जैसी लगती है। वाकई। और इस विनाश का मतलब था कि भारत का कितना प्राचीन ज्ञान वो हमेशा के लिए खो गया। बहुत बड़ा नुकसान, अनमोल विचार, खोजें, कला, सब राख हो गया। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या-क्या था उसमें। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है, ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल। आज नालंदा के उस विचार को फिर से जगाने की कोशिश हो रही है। हाँ, भारत सरकार ने कई देशों के साथ मिलकर उसी प्राचीन जगह के पास राजगीर में एक नया नालंदा विश्वविद्यालय शुरू किया है। और जो पुराने खंडेर हैं उन्हें तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। जी हाँ, ये दिखाता है कि उसका महत्व कितना वैश्विक था, कितना ऐतिहासिक। ये एक तरह से प्रतीक है ज्ञान का, संस्कृति का, कि विनाश के बाद भी विचार जिंदा रहता है। नालंदा का आइडिया आज भी प्रेरणा देता है। तो कुल मिलाकर नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, वो ज्ञान का, सहिष्णुता का और दुनिया भर के लोगों के बीच संवाद का एक रोशन केंद्र था। उसका विनाश बेशक एक भयानक त्रासदी थी, पर उसकी जो आत्मा है, ज्ञान की खोज की जो भावना है, वो आज भी जिंदा है, हमें प्रेरित करती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब नालंदा की लाइब्रेरी जली
तो सोचे कितने ऐसे विचार, कितनी खोजें खो गईं जिनका हमें आज बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ये हमें कैसे याद दिलाता है कि ज्ञान को बचाना, उसका संरक्षण करना सिर्फ अपने अतीत को समझने के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य को बनाने के लिए कितना जरूरी है।